नमस्कार। जो श्रृंखला हमने शुरू की थी भारत का इतिहास 1750 से 1857, उस श्रृंखला में आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी वह शताब्दी है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो मुगल है उस साम्राज्य का पतन होता है, जिन्हें हम ग्रेटर मुगल्स कहते हैं। जो औरंगजेब के बाद के जो मुगल शासक थे वो मुगल शासक धीरे धीरे शक्तिहीन हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यूं तो मुगल शासन 1857 तक चलता है, लेकिन 1707 के बाद जो पहले मुगलों की बात थी वह हमें देखने को नहीं मिलती। और बहुत सारे जो स्थानीय राज्य हैं जिन्हें रीजनल स्टेट्स या सक्सेसर स्टेट्स कहा जाता है, वो किस प्रकार से 18वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण होती हैं। चाहे वो हैदराबाद की बात हो, चाहे वो बंगाल का सूबा हो या वो अवध की बात हो, तो हम ये देखते हैं कि इस समय में 18वीं शताब्दी में ये जो राज्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत से इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी को एक अंधयुग या डार्क एज के फ्रेमवर्क में देखने की कोशिश की है। तो क्या 18वीं शताब्दी एक अंधयुग था? क्या उसमें किसी किस्म की कोई उन्नति नहीं हुई? क्या उसमें किसी किस्म के कोई ऐसे सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुए? तो अपने इस लेक्चर में मैं आपको 18वीं शताब्दी के बारे में ना उस समय की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही साथ मैं बहुत से इतिहासकारों के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि सीमा अलवी हैं जिन्होंने 18वीं शताब्दी के प्रथम भाग को मुगलों के पतन के संदर्भ में देखने की कोशिश की है। और 18वीं शताब्दी के जो दूसरा भाग है उसमें उन्होंने उसको एक अंधयुग के संदर्भ में जो उनकी किताब है उसमें बहुत सारे जो लेख हैं उसको एक असेस करने की कोशिश की है, उसको एक समझने की कोशिश की है कि हम 18वीं शताब्दी को किस प्रकार से समझ सकते हैं। और 18वीं शताब्दी साथ ही साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो अंग्रेजों का पदार्पण भारत में है वो भी एक शासक के रूप में, वह भी हमें 18वीं शताब्दी में ही देखने को मिलता है। और किस प्रकार से अंग्रेज जब भारत में आए और आने के बाद में जब वे यहाँ पर जम गए तो उन्होंने किस प्रकार के परिवर्तन भारतीय समाज में उन्होंने किए, जो अपने बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए, उसके तहत उन्होंने काफ़ी परिवर्तन किए। कुछ ग्रंथ सूची के संदर्भ में जदुनाथ सरकार की द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, सतीश चंद्रा की पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन द मुगल कोर्ट 1707 से 1740, सीमा अलवी की द 18th सेंचुरी इन इंडिया। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में 18वीं शताब्दी को जानने के संदर्भ में। और जब हम मुगल साम्राज्य के पतन की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया, चाहे वो औरंगजेब की नीतियां हों, चाहे वो उत्तराधिकार के युद्ध हों, या बाद के मुगल कमजोर शासक, या उत्तर पश्चिम से विनाशकारी आक्रमण, बंगाल, अवध और हैदराबाद के राज्यपालों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा, मराठों की संघीय शक्ति संरचना, या सेना का क्षय या गुटबाजी। तो ऐसे बहुत सारे कारक थे जिसे मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में बहुत से इतिहासकारों ने समय समय पर देखने की कोशिश की है। औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से औरंगजेब की जो नीतियां हैं, चाहे वो धार्मिक रूप से हों या डेक्कन के संदर्भ में उसकी नीतियां हों, उन नीतियों की काफ़ी आलोचना की गई कि अगर औरंगजेब इस प्रकार की नीतियां नहीं अपनाता तो मुगल साम्राज्य का पतन इतनी जल्दी नहीं होता। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि उत्तराधिकार के जो युद्ध थे वो समय समय पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम देखते हैं, और बहुत सारे शासक बहुत कम समय शासन करने के बाद में हट जाते हैं। तो इस तरीके की जो परेशानियां थी जो समय मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार रहीं, साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिम से विनाशकारी आक्रमण हो रहे थे उन आक्रमणों को रोकने में भी वे लोग सक्षम नहीं थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हैदराबाद, अवध और बंगाल में जो राज्यपाल थे, जो गवर्नर्स थे, उन्होंने किस प्रकार से स्वतंत्रता की घोषणा की, और इस स्वतंत्रता की घोषणा की वजह से हम ये देखते हैं कि
जो मुगल शासन था वो पहले से ही कमज़ोर था और धीरे धीरे और कमज़ोर होता गया। और साथ ही साथ जो दूसरी ताकतें थी वो महत्वपूर्ण हो गई। जैसे मराठे थे तो मराठों की जो संघीय शक्ति संरचना थी जिसमें मराठे एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, साथ ही साथ जो मराठा सरदार थे उनकी स्वयं की भी शक्ति काफ़ी थी। तो इन सब कारणों को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि मुगल साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। और बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन को इस रूप में देखने की कोशिश की है कि जो उनकी नीतियां थी वो किस हद तक उसमें एक महत्वपूर्ण कारक थी। और जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की धार्मिक नीति और दक्खन नीति को प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देखा कि किस प्रकार की जो अव्यवस्था वहाँ पर फैली और उन अव्यवस्थाओं की वजह से जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। उन्होंने किसान विद्रोहों को औरंगजेब की मुस्लिम रूढ़िवादिता के खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जदुनाथ सरकार ने ये कहा कि किस प्रकार से जो औरंगजेब की जो मुस्लिम रूढ़िवादिता से संबंधित नीतियां थीं, उन नीतियों के खिलाफ बहुत से लोगों ने उस समय उसके खिलाफ जाकर प्रदर्शन किया, जिसमें बहुत सारे किसान भी शामिल थे। तो किस प्रकार से जो हिंदू प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि औरंगजेब की जो नीतियां थी उन्होंने जो हिंदू वर्ग है उसको किस प्रकार से न केवल उसका शोषण किया बल्कि उसे मानसिक रूप से भी आघात पहुंचाने की कोशिश की अपनी धार्मिक रूढ़िवादिता के द्वारा। तो इन सब पहलुओं पर जदुनाथ सरकार ने अपने विचारों को रखा। और हम ये भी देखते हैं कि जो दक्कन नीति ने संसाधनों को खत्म कर दिया था, लगभग 25 वर्षों तक उनकी अनुपस्थिति से संरचना को कमजोर कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि औरंगजेब इतने वर्ष दक्कन में अपना समय देता रहा और जिसकी वजह से जो राज्य था वो कमजोर हो गया। और हम ये पाते हैं कि राजनीतिक अशांति और असुरक्षा उस समय में पैदा हुई और उसका असर ये पड़ा कि जो आर्थिक दिवालियापन है वो भी देखने को मिला और प्रशासन का टूटना एक महत्वपूर्ण कारक था। तो जब हम औरंगजेब की नीतियों को देखते हैं तो जदुनाथ सरकार ने जिस प्रकार से नीतियों को समझने की कोशिश की है उसमें हम ये पाते हैं कि जो दक्कन में जिस प्रकार से मुगल अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहते थे और जिस वजह से औरंगजेब ने अपने लास्ट के करीब 25 वर्ष दक्कन में बिता दिए और हम ये पाते हैं कि उसकी वजह से जो मुगल तंत्र था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और राजनीतिक अशांति और असुरक्षा की भावना भी साम्राज्य में देखी जा सकती है। साथ ही साथ इसका प्रभाव जो है वो आर्थिक रूप से भी पड़ा कि जो आर्थिक दिवालियापन इस समय हम मुगल साम्राज्य के संदर्भ में देखते हैं उसके जो कारक थे वो राजनीति में थे। और जब राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण हुए तो न केवल आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा बल्कि प्रशासन का जो टूटना है वह भी हम इस समय में देखते हैं कि जो प्रशासन है जो कि पहले एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था राज्य के संदर्भ में, तो वह भी कमजोर हो गया। जदुनाथ सरकार के अलावा और एस.आर. शर्मा और ईश्वरी प्रसाद ने शासकों की धार्मिक नीति और उनके अध्ययन में जो मुख्य बिंदु थे उनके बारे में बात की और उन्होंने भी औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि किस प्रकार से औरंगजेब ने संत गुरु तेग बहादुर जी को जो फांसी दी और जो जजिया उस समय लगाया गया या सहिष्णु शासक वह नहीं था। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वह मुगल साम्राज्य को भारत में किस प्रकार से कमजोर कर रहे थे। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इन धार्मिक नीतियों की वजह से जो लोग पहले से मुगल साम्राज्य से आक्रांतिक थे या आशंकित थे उन्हें भी एक मौका मिला कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य के
पतन के लिए वो एक सहयोग करें। और हम ये भी पाते हैं कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां हैं, जैसे जजिया कर जो कि गैर मुस्लिम लोगों पर लगता था, तो उसे भी औरंगजेब ने वापस से लगाया। और वह किस प्रकार से बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, ये भी बहुत जग जाहिर सी बात है। तो वो एक किसी किस्म का सहिष्णु शासक नहीं था। और बाकी जो इतिहासकार हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो सतीश चंद्र ने 17वीं सदी के अंत में राजकोषीय संकट के लिए जागीर और मनसब की मुगल संस्थाओं के कामकाज में संरचनात्मक खामियों को जिम्मेदार ठहराया। और साथ ही साथ कहा कि जो जागीरदारी संकट है वह इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इससे साम्राज्यिक पतन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। तो सतीश चंद्र ने उसको एक जागीर के संकट के संदर्भ में देखने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो जागीर थी और उनमें जो संकट आया उसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन होता है। हम साथ ही साथ देखते हैं कि और कई इतिहासकारों ने, जैसे इरफान हबीब ने मुगलों द्वारा मांगी गई भूराजस्व की शोषणकारी उच्च दर को महत्वपूर्ण स्थान दिया और ये कहा कि उत्पादकता बढ़ाने या अपने उत्पादकों से राजस्व निकालने की क्षमता समाप्त हो गई और बड़े पैमाने पर ग्रामीणों का शोषण हुआ तथा किसानों का पलायन और विद्रोह हुआ, जिसकी वजह से कृषि संकट उस समय देखने को मिलता है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने पक्ष को इस संदर्भ में रखा कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। और हम देखते हैं कि मुगलों द्वारा जो मांगी गई भूराजस्व की उच्च दर थी, उसकी वजह से बहुत सारे किसान थे जो वो शोषित हुए। और हम ये पाते हैं कि या तो वे अपने उत्पादन को बढ़ाएं या अपने उत्पादकों से राजस्व निकालने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे राज्य की कम होती गई। और जब जो कि राज्य के उत्पादक थे, जब उन्हीं का शोषण होने लगा, जैसे कि ग्रामीणों का शोषण हो रहा था, तो किसान जो थे या जो कृषक थे वो इस बात से काफ़ी परेशान हुए, वो पलायन के लिए मजबूर हुए और कई जगह वो उनके विद्रोही स्वर भी देखने को मिले जब वो लोग सीधे रूप में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए। तो इस वजह से हम पाते हैं कि जो कृषि संकट है वो पैदा हुआ। उसके अलावा कई और इतिहासकार हैं, जैसे सतीश चंद्र ने कुलीनों के बीच गुटे मतभेद को महत्वपूर्ण माना और व्यवस्था को कार्यशील स्थिति में रखने में विफल रहने की बात की। और ये भी कहा कि जो संकीर्ण स्वार्थ है उसको हर चीज़ से ऊपर रखा गया और उस समय किंग मेकर्स जो कि राजा बना रहे थे वो महत्वपूर्ण हो गए और पूरी राज्यसभा में गुटिया लड़ाई भी देखने को मिलती है और उत्तराधिकारियों की हत्या भी हो रही थी। तो हम ये पाते हैं कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने विभिन्न कारणों को एक तरीके से अपनी अवधारणा के रूप में समझाने की कोशिश की कि उस समय के कुलीन किस प्रकार से आपस में मतभेदों में लिप्त थे। साथ ही साथ व्यवस्था को कार्यशील बनाने में वो पूरी तौर पर विफल रहे। जिस प्रकार से सुचारू व्यवस्था पहले चली आ रही थी उसको वो बनाने में सक्षम नहीं रह पाए और उन्होंने हर अपने संकीर्ण स्वार्थ को हर चीज़ से ऊपर रखा और उनके लिए अपना स्वार्थ जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और इस समय में हम ये भी पाते हैं कि जो लोग गद्दी या राजा को बनाने वाले थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें किंग मेकर्स कहा जाता है। और ये किंग मेकर्स जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए इस समय में। और हम पाते हैं कि राज्यसभा में गुटिया लड़ाई जो है वह भी होने लगी और इस समय में हमें देखते हैं कि कई सारे उत्तराधिकारियों की हत्या भी की गई, जिसकी वजह से जो शासन है उस पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कई इतिहासकार जैसे अतहर एम अली, जिन्होंने राजकोषीय रूप से केंद्रीकृत राज्य के हबीब के मॉडल को स्वीकार किया, लेकिन इसकी गिरावट का कारण उच्च भू राजस्व की मांग नहीं बल्कि जागीरों की कमी थी, ये कहा। विशेषकर जब हम देखें दक्कन में
तो कम उपजाऊ भूमि में विस्तार के कारण प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हुई और साथ ही साथ आर्थिक संकट को बढ़ावा भी मिला। तो जो इतिहासकार हैं उन्होंने एक पक्ष को तो स्वीकार किया, लेकिन दूसरे पक्ष में उन्होंने कुछ प्रश्न भी अपने प्रश्न भी पूछे कि किस प्रकार से जो जागीरों की कमी थी वो एक महत्वपूर्ण कारक थी। और दक्खन के बारे में जब उन्होंने बात की कि वहाँ पर कम उपजाऊ भूमि में विस्तार हुआ और बहुत सारी प्रशासनिक समस्याएं और साथ ही साथ वे समस्याएं किस प्रकार से आर्थिक रूप से भी प्रभावित कर रही थी, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। और कई इतिहासकार हैं जैसे कि जॉन एफ रिचर्ड्स ने ये चुनौती दी कि क्षेत्र में उपयोगी जागीरों की कमी है और उन्होंने कहा कि दक्खन घाटे वाला क्षेत्र नहीं था। अथरेली की इस बात को उन्होंने नकारा और इस विश्वास पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि बेजागीरी या जागीरों का अभाव संकट का कारण था। तो जो इतिहासकार कहते हैं कि बेजागीरी या जागीरों का अभाव संकट का कारण था, उस पर जॉन एफ रिचर्ड्स ने इस बात को नकारा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दक्खन जो है वो एक काफी समृद्धि वाला क्षेत्र था, ऐसा नहीं था कि वो कोई घाटे वाला क्षेत्र था जिसकी वजह से ये परेशानी हुई। हम और भी जब कारणों को देखते हैं और इतिहासकारों के विचारों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सतीश चंद्रा ने कहा कि जागीरें कम और अपेक्षाकृत बंजर हो गईं और अनुमानित राजस्व जमा और वास्तविक पैदावार हासिल के बीच में विसंगतियां बढ़ गईं और विशिष्ट अर्थशास्त्र के साथ जागीरदारी संकट ने मुगल स्थिरता को समाप्त कर दिया। तो मुगल स्थिरता जो थी उसको इस घटना से काफी नुकसान पहुंचा कि जमा और हासिल के बीच में काफी विसंगति हो गई। और अथर एमली ने ये कहा कि कृषि शोषण उस समय तीव्र हो गया और साम्राज्य जो है वह राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर भी हो गया। तो जब हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो परेशानियां थी जमा और हासिल के संदर्भ में और राज्य को पैसा चाहिए था जिससे राज्य उस पैसे का इस्तेमाल अपने स्वयं के लिए कर सके, तो हम पाते हैं कि अथर एमली ने ये कहा कि कृषि शोषण उस समय तीव्र हो गया, तेज हो गया और जो साम्राज्य था वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर भी हो गया। साथ ही साथ और जो कई इतिहासकार हैं उन्होंने इसको सांस्कृतिक विफलता के रूप में मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में भी देखा और ऐसा भी कहा गया कि संस्कृति को तकनीकी, बौद्धिक और आर्थिक संदर्भों के में भी देखा जाता है। और 1500 से 1700 के बीच प्रौद्योगिक और बौद्धिक रूप से और विश्व वाणिज्य में यूरोप का उदय होता है और यूरोप ने पारंपरिक पूर्वी बाजारों द्वारा उच्च मूल्य वाले उत्पादों को आकर्षित भी किया, जिससे भारत में विलासिता की वस्तुओं की लागत बढ़ गई और शासक वर्गों के लिए वित्तीय कठिनाइयां बढ़ गईं। तो हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से जो तकनीक है या बौद्धिक और आर्थिक संदर्भ है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और वो संस्कृति से भी जुड़े हुए पक्ष हैं। और हम यूरोप के संदर्भ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1500 से 1700 के बीच में जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक रूप से किस प्रकार से विश्व वाणिज्य में यूरोप का उदय होता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो उनके बाजार थे वहाँ पर उच्च मूल्य वाले जो उत्पाद हैं उससे भी यूरोप प्रभावित होता है और भारत में जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनकी जो लागत है वह इस समय बढ़ जाती है और ये जो कारण है उस कारण की वजह से जो शासक वर्ग हैं उनके लिए वित्तीय कठिनाइयां भी बढ़ती हैं। जब हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी की और जब पाते हैं कि उसके मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे इतिहासकार जो है उन्होंने उनको इस दृष्टि से आर्थिक रूप से ज़्यादा देखने की कोशिश की है या उसको इस प्रकार से महत्वपूर्ण माना है कि जो औरंगजेब की धार्मिक नीति थी उसको भी एक सामाजिक जामा पहनाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उसकी धार्मिक नीति में। और कई इतिहासकार हैं उन्होंने इसको एक दूसरे पहलू से देखने की कोशिश की है, जिसमें हरमन गोएट्स हैं
जिन्होंने मुगल साम्राज्य के प्रलेखित लचीलेपन को शाही पतन के मद्देनजर विकसित संगीत और स्थापत्य शैलियों में दर्शाया है। और साथ ही साथ बर्नार्ड कोड, जिन्होंने बनारस का अध्ययन किया और मुगल पदाधिकारियों के प्रयासों को एक साथ जोड़ा। जमींदारों और अमीलदारों ने शाही और क्षेत्रीय दोनों स्तर की सत्ता संरचनाओं में हेरफेर किया ताकि अपने लिए स्वतंत्र स्थान पा सकें। और इसी प्रशासनिक और राजकोषीय जाल तंत्र पर अंग्रेजी शासन ने बाद में खुद को संरचित किया। तो हम ये देखते हैं कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस काल को विभिन्न रूपों से देखने की कोशिश की है। जैसे हरमन गोएट्स ने इसको संगीत और स्थापत्य कलाओं या शैलियों के संदर्भ में देखने की कोशिश की है और कहा है कि अगर हम किसी युग को अंध युग के संदर्भ में देख रहे हैं तो हमें साथ ही साथ उस समय संस्कृति के संदर्भ में जो विकास हो रहा है उसे भी देखना चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे बर्नार्ड कोन ने बनारस का जब अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि जो जमींदार थे या अमीलदार थे, उन्होंने जो साम्राज्य की क्षेत्रीय दोनों स्तर की सत्ता संरचनाओं में थोड़ा हेरफेर किया है, बदलाव किया ताकि वो खुद की स्थिति को मजबूत कर सकें। और बाद में हम ये देखते हैं कि अंग्रेज जब भारत में अपने शासन को स्थापित कर रहे थे तो उन्होंने इसी जाल तंत्र पर अपने आप को संरचित भी किया। और हरमन गोएट्स और बर्नार्ड कोन के जो अध्ययन है वो सामाजिक और पर्यावरण के निरंतर अस्तित्व और विकास को दर्शाते हैं। और साम्राज्य का संदर्भ तब भी दिया गया जब उसकी राजस्व निष्कासन संरचना ढह गई थी और वास्तुकला, संगीत, वित्तीय संसाधन और सामाजिक समूह क्षेत्रीय राज्य निर्माण के नए आधार के रूप में उभरे। तो हम ये देखते हैं कि जो दूसरे क्षेत्रों के विकास थे, चाहे वो वास्तुकला में हो, चाहे वो संगीत में हो, वित्तीय संस्थान या सामाजिक समूहों के संदर्भ में हो, उनको भी एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा गया। उन्हें राज्य निर्माण के आधार के रूप में पहचानने की कोशिश की गई और उसे महत्वपूर्ण भी माना गया। तो जब हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी की और उससे जुड़े हुए पहलुओं की, तो हम मुगल साम्राज्य के पतन को एक महत्वपूर्ण बिंदु मानते हैं, क्योंकि 18वीं शताब्दी में जो ग्रेटर मुगल्स जिन्हें कहा जाता है, जिसमें औरंगजेब को ग्रेटर मुगल्स का अंतिम शासक के रूप में देखा जाता है। और औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में किस प्रकार से इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं, उन्होंने किस प्रकार से औरंगजेब की नीतियों को देखने की कोशिश की है। और हम ये पाते हैं कि मुगल पतन की वजह से जो अन्य क्षेत्रीय राज्य थे उनके लिए जगह खोल दी। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिश शासन भी इसी समय आता है और किस प्रकार से ब्रिटिश शासन भारत में लागू होने के बाद में भारत में एक नया काला अध्याय ब्रिटिश काल का शुरू होता है। और अंग्रेज जो है 1761 की जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, जिसमें जो मराठे थे उनकी हार हुई थी, तो उसने भी अंग्रेजों के लिए भारत पर नियंत्रण के दरवाजे खोल दिए थे। तो ऐसे कई सारे पहलू थे 18वीं शताब्दी के संदर्भ में जो हो रहे थे, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। और साथ ही साथ हम ये भी पाते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आते और अपना आधिपत्य भारत पर स्थापित करते, तो उस समय से लेकर 1750 के दशक से लेकर 1900 करीब 47 तक, इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस पूरे काल में हम ये पाते हैं कि भारत के लिए ये काल एक काले अध्याय के रूप में था। और जो इतिहासकार हैं उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन पर कई सारी बहस की है, अपने विचार और कुछ मत भी दिए हैं। और हम लेकिन ये भी पाते हैं कि इस समय में कुछ जो राज्य थे वो समृद्ध भी होते हैं। और जिस प्रकार की जो अंधयोग के बारे में जो बात की गई, वो इस समय हमें पूरे काल पर हम उसे नहीं लगा सकते। और 18वीं शताब्दी को एक अंधकार के युग के रूप में देखने के लिए बहुत सारे
इतिहासकारों ने अपने मत जो है वह दिए हैं। और बाद में हम ये भी देखते हैं कि जो संशोधनवादी इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों ने ये वाली बात की है कि हमें 18वीं शताब्दी को एक अंध युग के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहाँ पर विकास हो रहा था, और वो किसी भी किस्म से 18वीं शताब्दी एक अंध युग के संदर्भ में नहीं थी। और जब हम बात करते हैं मुगलों के पतन की, तो हम ये पाते हैं कि जो विभिन्न इतिहासकार हैं उन्होंने जो कारण दिए हैं, उन कारणों में उनके पीछे की मंशा हो सकती है, लेकिन जो औरंगजेब की नीतियां थी महत्वपूर्ण रूप से वो मुगल पतन के लिए जिम्मेदार थी। बाकी 18वीं शताब्दी के बारे में हम जो बात करेंगे वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।